तिरंगा झंडा लहराया जाता है। कोई चीज हो हमको उसको मंजर और पसे मंजर को जानना चाहिए। ये 26 जनवरी क्या है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि 18वीं सदी के खत्म होते ही 19वीं सदी शुरू हुई। तब तक पूरी दुनिया पे मुसलमानों का बड़ी बड़ी हुकूमतें थी मुसलमानों की। दुनिया के बेशतर हिस्से पे मुसलमानों की हुकूमत थी और जिससे वो थे जहाँ इनडायरेक्ट मुसलमानों की बातें चलती थी। मुसलमानों के पास बेशुमार दौलत आई। दुनिया के हर इलाके में दौलत आई और मुसलमान बड़ा बड़ा मालदार हुए। और ये हकीकत है कि जब दौलत आती है तो ऐशो आराम को आदमी तलब करना शुरू करता है। जब दौलत नहीं थी तो मुसलमानों का दिन में घोड़ों के पीठ पे दिन गुजरता था और रात अल्लाह की इबादत में गुजरती थी। लेकिन जब दौलत आई तो तरह तरह के लघुयात मुसलमानों में आने लगी। हर इलाके में हर तरह के खेल कूद, फिक्रबाजी, मुल्कबाजी, शतरंज और बहुत सारी चीजें। नतीजा ये हुआ कि मुसलमानों की तालीम से फ्रांस, इटली, जर्मन ये वो तमाम ममालिक जहाँ का बॉर्डर इस्लामिक कंट्री से लगता था, दौलत उस्मानिया टर्की हुकूमत से लगती थी, वहाँ से लोग या तो भाग करके गए या वहाँ आ करके इल्म सीखना शुरू। नतीजा ये हुआ कि गरीबी और कमजोरी में, बदहाली में, शिकस्त में आकर के अंग्रेज़ों ने जी जान लगा करके तालीम हासिल और मुसलमानों के पास बेशुमार दौलत आई। नतीजा ये हुआ कि मुसलमान ऐशो आराम की जिंदगी गुजार रहे। बर्रे आज़म हिंदो पाक इस पे भी मुसलमानों की हुकूमत थी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश पूरा इलाका एक था, बर्मा तक। यहाँ के भी मुसलमानों का वही हाल हुआ। अंग्रेज अब अपने इल्म के बदौलत दुनिया में फैलने लगे और हर जगह अपनी कॉलोनी बनाने लगे। जाहिर बात है उनके पास इल्म की दौलत थी, समझदारी थी और मुसलमानों के पास शतरंज, तितरबाजी, मुल्कबाजी, पतंगबाजी यही सब कुछ रह गया था हमारे नौजवानों के पास। मुसलमान तालीम में पीछे होने लगे और वो आगे बढ़ने लगे। इंडिया में भी आकर के उसने बिजनेस शुरू किया और अपना पांव जमाना शुरू किया। एक वक्त ऐसा आया कि अपनी चालाकी से अंग्रेजों ने भारत के बहुत सारे इलाके पे धीरे धीरे कब्जा जमाना शुरू किया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उस वक्त किसी को यह पता नहीं था कि अंग्रेजों की चाल क्या है। सबसे पहले उलमा की जमात खड़ी हुई है और अंग्रेजों की चालाकी को भांपा। चुनांचे सैयद अहमद शकील, सैयद इस्माइल शकील वगैरह ये लोग अंग्रेज के खिलाफ खड़े, जंग हुई। लेकिन अंग्रेजों की हमेशा एक ही चालाकी रही कि आपस में इनके फूट डालो और कामयाबी हासिल करो, आगे बढ़ो। चुनांचे इनको पहले नवाबों से लड़ा दिया और आखिर में ये हजरात बालाकोट में
सिखों से लड़ते हुए शहीद हो गए। भारत की आजादी के लिए ये सबसे पहली लड़ाई। फिर 1857 का वक्त आया, उसमें भी मुसलमान ही ने क़यादत की आजादी की लड़ाई। बहादुर शाह जफर ये भारतीयों के आजादी के लड़ाई लड़ने वालों के कायद थे। अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से जंग को जीता और उसके बाद भारत के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो। अंग्रेजों ने मुसलमानों को चुन चुन करके खत्म करना शुरू किया। जाहिर बात है, जिसकी हुकूमत छिनाई थी, जिसकी दौलत बर्बाद हुई थी, उसके दिल में ज्यादा कसक और हुकूमत छिनाई थी मुसलमानों से। दौलत बर्बाद हुई थी मुसलमानों की। बिरादराने वतन जो थे, इनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। ज्यादातर ये लोग अंग्रेज को अपना मसीहा समझते और मुसलमान अंग्रेज को अपना दुश्मन। अंग्रेज भी मुसलमानों को अपना दुश्मन समझता था और बिरादराने वतन को अपना दोस्त। नतीजा ये हुआ कि चुन चुन करके मुसलमानों को तबाह बर्बाद किया। तारीख ये बताती है कि लाहौर से दिल्ली तक रोड किनारे जितने दरख्त होते थे, हर दरख्त पे 10, 5, 20 दाढ़ी टोपी वालों की लाश लटकी हुई रहती, जो अंग्रेज फांसी डाला। उसमें कोई धोती वाला नहीं था, न होता था। इक्का दुक्का इन लोगों ने भी अंग्रेज की मुखालफत करना शुरू कर और बिल आखिर जब आजादी का वक्त करीब आया, उस दौर तक बहुत सारे बिरादराने वतन जो थे वो अंग्रेजों के हमनवा थे। वो आजादी मुकम्मल तौर पे नहीं चाहते थे, लेकिन इज्तिमाई तौर पे ऐसा दबाव अंग्रेज के ऊपर था। खास करके पहली जंगे अजीम, प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद दूसरी जंगे अजीम, ये दो जंगे अजीम ने अंग्रेजों की कमर तोड़। हाल ये था अंग्रेजों का कि इनकी हुकूमत के अंदर सूरज नहीं डूबता था, जैसे कभी दौलत उस्मानिया थी, जो 1914 में पहली जंगे अजीम के मौके से बर्बाद हो गई, और जैसे दौलत अब्बासी, दौलत अमवी, ये सब जो हुकूमत दुनिया के अंदर थी, जिनकी हुकूमत के अंदर सूरज नहीं डूबता, ऐसे ही अंग्रेज का था। लेकिन दूसरी जंगे अजीम ने इनको इतना बर्बाद किया कि अब वो भारत को संभाल नहीं पाए। और उलमा के ज़हन में एक बात थी, लोगों ने मौलाना हुसैन मदनी से पूछा कि आप भारत की आजादी के ऊपर ही सबसे ज्यादा जोर क्यों देते हैं? उन्होंने एक बात बताई और ये हकीकत है कि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा है और यहाँ की आबादी को अंग्रेज अपने फौज में बहाल करता है और फौज के जरिए, हिंदुस्तानियों के जरिए पूरी दुनिया के ऊपर छाया हुआ। भारत जब आजाद हो जाएगा तो अंग्रेज के पास इतने लोग नहीं है कि वो मैदान जंग में जाकर के लड़ सके। आपको मालूम होगा, सुने होंगे कि अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के ऊपर भी कब्जा करने की बहुत कोशिश की।
हजारों लाखों फौजी को भेजता था, लेकिन लौट के उधर से एक आता था और उसके भी कान के अंदर छेद करके, कान को छेद करके 10 खत होता था, लिखा होता था कि अंग्रेजों और भी आदमी को भेजो। यानी तमाम सैनिक मारे जाते थे, अफगानी उनको घेर के सबको मार देता था। ये सब के सब कहाँ के होते थे? हिंदुस्तान के लोग, जो उनके फौज में बहाल होते। यहां तक के दुनिया के जिस हिस्से पर इन्होंने कब्जा किया, हर जगह यहाँ के लोगों को फौज में बहाल करके ले जा करके लड़ा यहाँ के आदमी, मरा यहाँ का आदमी, और हुकूमत वो कर रहा है। इसलिए हमारे रहनुमा जो थे, उनके जहन के अंदर ये बात थी कि भारत अगर आजाद हो जाएगा तो फिर उसके पास फौज की कमी हो जाएगी, और जितने मुस्लिम ममालिक के ऊपर इन्होंने कब्जा कर रखा है सबको छोड़ना पड़ा। और हुआ यही 1947 में जब भारत आजाद हुआ, उसके बाद देखते ही देखते जितने इस्लामी ममालिक के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, A to Z सब के सब आजाद, कोई भी अंग्रेज की हुकूमत के गुलाम नहीं था। लेकिन बदकिस्मती हमारे सामने ये आई कि अंग्रेजों ने चालाकी से और कुछ हमारे हिंदुस्तान के रहनुमाओं की अना और मफाद परस्ती की वजह से देश दो टुकड़ा में पड़ा। यहाँ जो हमारे रहनुमा